हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अजय शुक्ल। आप सभी का वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं पढ़ाता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। अब देखो, जब हम ड्रिंक करते वाटर पीते, तो वाटर पीने से जो वाटर है वो नीचे की ओर चला जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब आप पेड़ों को देखोगे तो झाड़, मराठी में होते महाराष्ट्र में मराठी में उसे झाड़ कहते हैं। जब पेड़ों को देखोगे, जब वो मिनरल्स लेते जमीन से वो धरती से, तो वो कहाँ कैसे एंटी ग्रेविटी कैसे चले जाते हैं, ऊपर क्यों चले जाते हैं? ओके, रूट तो उसके नीचे है, तो नीचे से ऊपर तक उसके टिप तक कैसे चले जा रहे हैं? तो उसका कंसेप्ट, उसके पीछे का साइंस क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं। अब उसका साइंस का नाम है, उस साइंस का नाम है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी यल डबल होता है क्या? यल, आई थिंक यल डबल होता है। रहने दो, ऐसे रहने दो। कैपिलैरिटी। अब कैपिलैरिटी एक चीज बनी है, कैपिला एंड रिटी। ओके, कैपिला एंड रिटी। कैपिला देखिए, कैपिला एंड रिटी। अब कैपिला क्या मीनिंग, कैपिला का मीनिंग क्या है? ये कैपिला कहां से आया? ऐसे ही नहीं कोई आता कि कैपिलरिटी एक कंसेप्ट पढ़ा दो, ऐसे ही कुछ तो उठा के लाया, ऐसे कंसेप्ट कैपिला दे दो। ऐसा नहीं होता, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस होता है हर एक वर्ड में। ओके, साइंस में जितने भी सारे वर्ड्स होंगे या जितने भी सारे कंसेप्ट के जो वर्ड्स होंगे, उनका एक मीनिंग होता है, राइट? तो यहां पर भी कैपिला का एक मीनिंग है। ये आता है लैटिन वर्ड। ओके, ये है लैटिन वर्ड, और लैटिन वर्ड में इसका नाम है, लैटिन लैंग्वेज में इसका मीनिंग है हेयर्स, बाल। ओके, बाल, उसे मराठी में हम केस कहते हैं। ओके, इसका मीनिंग क्या है लैटिन में? इसका मीनिंग है बाल। ओके, बाल बच्चे वाला बाल नहीं, बाल के ए वाला बाल। ओके, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेयर, और मराठी में कहते हैं केस। ओके, केस। और ये रिटी क्या है? रिटी इज अ प्रॉपर्टी। ओके, उसका कंसेप्ट की एक जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या हम क्या कहते हैं? रिटी कहते हैं। तो कैपिलरिटी इज 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 कॉल्ड एज ए, जो कैपिलरिटी कंसेप्ट है वो निकाला था, सॉरी, कैपिलरिटी, कैपिलरिटी। अब कैपिलरिटी, अब हम देखते हैं इसका, ये बाल, एक कैपिलर नाम क्यों रखा? ओके, इस बाल, बाल ही क्यों उन्होंने लिए? ये वर्ड, ये जो लैटिन में ये बाल क्यों लिया, ये हेयर, ये ये क्यों लिया उन्होंने? इसके पीछे का साइंस क्या है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, अब देखिए कैपिलरिटी। अब इनमें ना दो चार कंसेप्ट आते हैं। ओके, पहला आता है कि इनमें पेन 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 पेन। कैपिलरिटी की डेफिनेशन कहती है राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड, फॉल ऑफ लिक्विड इन अ स्मॉल ट्यूब। ओके, इन अ स्मॉल ट्यूब, इनका ये कहना है कैपिलरिटी के। कैपिलरिटी क्या कहना है? द राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन अ स्मॉल ट्यूब। अब देखो, इसको हम समझते हैं इसको डायग्राम से। ओके, डायग्राम, अगर डायग्राम हमने निकाली, डायग्राम से ही हम इस कंसेप्ट को ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं। ओके, तो मेरे पास है दो डायग्राम। अब देखो, दो डायग्राम कहां से आई? ये जो कंसेप्ट होता है ना, वो कोई नहीं बता सकता आपको, क्योंकि ये जो कंसेप्ट होते हैं, स्टैंडर्ड बुक जिसने कैपिलरिटी के बारे में बताया है, वही जो उन्होंने ही जो स्टैंडर्ड बुक्स बनाई होती है, वहां पर ये होता है। जो मैं अब पढ़ाने वाला हूं ना, वो भी स्टैंडर्ड बुक में से मैंने पढ़ा है। ओके, ऐसे नहीं कोई उठा के आता है कि ये देखो हमारी बुक है और इसमें हमने कैपिलरिटी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। बट मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो डिफरेंट है, अदर जो टीचर करते हैं उससे ज्यादा डिफरेंट है। ओके, तो देखिए, ए वाला एक डायग्राम है और ए वाला एक डायग्राम। तो ए डायग्राम जो है, ये पानी का डायग्राम है। ओके, और इस, ये जो एक क्या है, ये बिकर्स है, ये दो बिकर्स है, और इनमें, इसमें मैंने पानी रखा है और इसमें मर्क्यूरी। ओके, इसमें मैंने क्या लिया? पानी लिया, अलग अलग सब्सटेंस लिया मैंने, इसमें पानी और इसमें मर्क्यूरी। ओके,
लेवल सेम कर दो क्या? लेवल सेम ही करना चाहिए क्योंकि आप कंफ्यूजन में रह जाएंगे। तो ओके, ये जो है वो वाटर, सॉरी दूसरा पेन यूज करना पड़ेगा क्योंकि दिखाई नहीं देता। वाटर, वाटर इज अ वाटर, इट्स कॉल्ड वाटर। तो ये वाटर है और ये मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को हम डिनोट करते हैं Hg से। ओके, Hg से। अब मैंने गलत जगह लिख दिया क्या? मैं नीचे लिख देता हूँ इसे क्योंकि यहाँ पर मुझे डायग्राम, बहुत बड़ी डायग्राम बनानी है। तो ये हुआ H2O, ये हुआ Ag, मर्क्यूरी। ओके, तो देखिए मर्क्यूरी अगर मैं ब्लैक पेन से कर दूं तो वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मर्क्यूरी तो ब्लैक ही होती है, राइट? मर्क्यूरी ब्लैक रंग से कर देंगे। लेवल एक साथ कर दूंगा। ओके, तो देखिए अब मैं क्या करता हूं, इसमें एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब, एक स्मॉल डायमीटर की वेरी थिन डायमीटर की मैं ट्यूब इसमें इंसर्ट करता हूं, एक स्मॉल ट्यूब। यहां पर आपको बड़ी दिखेगी क्योंकि हमें डायग्राम बढ़ानी है ना, डायग्राम की वजह से हमें बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी। तो अब देखो ये है स्मॉल ट्यूब, वेरी थिन ट्यूब। ओके, तो अब वाटर क्या कर रहा है, जब हम इसे नीचे की ओर इस पानी में जैसे जैसे डुबाएंगे, जैसे जैसे सिंक करेंगे, तब क्या करेगा पानी, क्या करेगा इसके अंदर, ऐसे इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो जाने के साथ साथ ये पानी इस लेवल से इस लेवल तक चला जाएगा, इस लेवल से इस लेवल तक चला जाएगा। वो क्यों, वो किसके किसकी वजह से वो इतनी दूर चला जा रहा है? उसकी प्रॉपर्टी का नाम है एडेजिव फोर्स। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एडेजिव फोर्स। मैंने पहले बताया था कि एडेजिव फोर्स की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज जाकर देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो अब क्या हो रहा है, इस एडेजिव फोर्स की प्रॉपर्टी की वजह से ये जो लिक्विड है वो ऊपर की ओर चला जा रहा है। ओके, वो जब ये कहां तक चला जाएगा, किसी एच हाइट तक। ओके, इसके ऊपर के सरफेस से किसी एच हाइट तक ये ऊपर चला जाएगा। ओके, तो यहां पर जो एडेजिव प्रॉपर्टी की वजह से इस यहां पर उसके सरफेस पे ऊपर एक ऐसा शेप जनरेट होगा एडेजिव फोर्स की वजह से। ओके, एडेजिव फोर्स की वजह से। अब देखो हमने सरफेस टेंशन में एक बात पढ़ी है, अगर मैंने सरफेस टेंशन पेपर पे एक वीडियो लिया है, वो बहुत 52 आई थिंक 52 मिनट्स का है। ओके, बहुत लंबा वीडियो है वो, वहां पर जाके देखिए कि मैंने जो सरफेस टेंशन लिया है उस सरफेस टेंशन में क्यों और किसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है, क्यों सरफेस टेंशन लगता है, उसके बारे में बहुत कुछ मैंने डिटेल में पढ़ा है। ओके, प्लीज जाके देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो ये जो होता है यहां पर क्या होगा, यहां पर एक शेप जनरेट होगा। अब ऐसा ही क्यों शेप जनरेट हुआ आपको मैं थोड़ी देर के बाद बता दूंगा। ओके, यहां पर ऐसे शेप जनरेट हुआ। अब देखो हम आते हैं मरक्यूरी की तरफ। टेढ़ी हो गई क्या? ओके, रहने दो। अब देखो मैं भी इसमें एक इंसर्ट, सॉरी ब्लैक में ब्लैक इंसर्ट, नो नो नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अब देखो मैं इसे, सीधी नहीं आई क्या? डायमीटर गलत। ओके, मैंने डुबा दी। अब देखो यहां पर जैसे ये जो वाटर है एडेजिव फोर्स की वजह से ये जो अंदर की तरफ वाटर जा रहा है, यहां पर भी वही होगा क्या? यही प्रॉपर्टी, एडेजिव फोर्स की जो प्रॉपर्टी है यहां पर लागू हो सकती है कि नहीं? यहां पर नहीं होगी, यहां पर होगी मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का सॉरी, यहां पर होगा कोहेजिव फोर्स की प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी। अब कोहेजिव फोर्स, फिर मैंने कहा वहां पर जाके देखिए एक बार वीडियो। तो कोहेजिव फोर्स, कोहेजिव फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो ये अंदर अंदर जाने के बजाय
ये क्या होगा, ये थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, थोड़ा सा मर्क्यूरी, थोड़ी सी मर्क्यूरी अंदर चली जाएगी, बट क्या होगा, जो कोहेसिव फोर्स की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ये जो कैपिलरी राइज की बजाय यहाँ पर कैपिलरी डिप्रेशन होगा। ओके, यहाँ पर कैपिलरी राइज हो रहा है, ये हाइट तक राइज कर रहा है, पर यहाँ पर कोहेसिव फोर्स की वजह से ये कैपिलरी डिक्रीज हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है। ओके, तो कैसे हो रहा है, देखिए ऐसे कैपिलरी डिक्रीज हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक कॉन्केव है। ओके, कॉन्केव कैपिलरी राइज में, कैपिलरी डिप्रेस में, और कैपिलरी राइज में, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है, यहाँ पर कॉन्केव है। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह मैंने वहां पर बताई है। तो यहाँ पर जो टेंशन लगता है वो टेंशन लगता है इसके टेंजेंट पर। ओके, इसको अगर टेंजेंट खींचोगे, इस कॉन्केव के शेप को, और इसको टेंजेंट खींचोगे तो टेंशन लगता है उसके, अगर कॉन्केव को हम सीधा ऐसे, ये जो कॉन्केव है इसको अगर हम सर्कल कर दे तो देखिए जो सरफेस टेंशन लगता है कहाँ लगता है, ऊपर लगता है, इसके ऊपर लगता है, एयर के कांटेक्ट में जो भी उसका सरफेस होगा उस पर सरफेस टेंशन लगता है। तो यहाँ पर मैंने अगर टेंजेंट खींच दी तो टेंजेंट के साथ ये टेंशन लग रहा है। ओके, टेंशन को मैं सिग्मा से डिनोट करता हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग में हम सिग्मा से इसे देखते हैं। ओके, यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ सिग्मा। अब ये वाला जो एंगल है, सॉरी इसका आपको दिखाई नहीं देगा, ये वाला जो एंगल है, जो वाटर का सरफेस, वाटर का सॉरी ट्यूब का सरफेस, और जिसे टेंजेंट खींची है, जिस डायरेक्शन में जो सरफेस टेंशन लग रहा है, तो उसके बीच में जो होगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, उसे कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, उसे डिनोट करते हैं हम थीटा से। ओके, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब देखो ये जो सिग्मा लग रहा है, ये जो सरफेस टेंशन लग रहा है उसके टेंजेंट पे लग रहा है। तो हमें एक बात पता है, अगर हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने एक बात पढ़ी है कि कोई भी फोर्स अगर उसके टेंजेंट पे है तो क्या होता है, रिजॉल्व होता है। वो दो फोर्स में रिजॉल्व होता है। वो कैसा, एक होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक होता है अपवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में। ओके, तो हॉरिजॉन्टल वाला क्या होगा, अब हमें पता है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट जिस लाइन को है, इन दोनों में क्या जो एंगल ऑफ कांटेक्ट कहाँ है, ये टेंशन में, टेंशन के लाइन में, और इस जो वर्टिकल है इसकी, सॉरी किसकी, जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब और टेंशन के बीच में जो एंगल लग रहा है, तो उसका सीधा उसके जहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट लग रहा है तो उसका ये क्या होगा, कंपोनेंट क्या होगा, सिग्मा कॉस थीटा। ओके, थीटा यहाँ पर इसके लाइन में है, तो यहाँ पर जो बचा क्या होगा, सिग्मा साइन थीटा। ओके, यहाँ पर भी ऐसे होगा, या इस टाइम पे यहाँ पर लिखने के लिए मेरे पास ये नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर से कुछ प्रेशर लगने की वजह से कॉन्केव शेप तो जनरेट हो रहा है, राइट। ऊपर कोई प्रेशर है, अगर मुझे यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर मुझे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मुझे वैल्यू निकालने हुए, कैपिलरी राइज कितनी हुई, राइट। कैपिलरी राइज की मुझे वैल्यू निकालनी है। अब मैं कैसे निकालूंगा उस वैल्यू को, सरपेटेशन में मैंने एक बात बताई थी कि सिग्मा सरपेटेशन एंड प्रेशर आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, अपोजिट एंड इक्वल टू ईच अदर। ओके, सिग्मा एंड प्रेशर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ओके, तो यहां से सिग्मा का अगर फोर्स के सिग्मा क्या सरपेटेशन का हमारे पास फॉर्मूला है एफ डिवाइड बाई एल, एंड प्रेशर का है एफ डिवाइड बाई एरिया। ओके, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो अगर देखो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो फोर्स भी इक्वल होंगे। ओके, एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होंगे। तो एफ के टर्म में मेरे पास इक्वेशन क्या आएगा, सिग्मा इंटू एल एंड एफ इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो यहां पर भी जो ये जो सरफेस टेंशन है, देखिए यहां पर देखिए ये प्रेशर जो है अंदर, रिजल्टेंट प्रेशर कहाँ लगता है, अंदर की तरफ लगता है। ओके, मैंने वहां पर बताया
जो पी है वो अंदर की तरफ लग रहा है और सल्पिटेशन का ये जो कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पर फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर होंगे, राइट। तो मैं इसे लिखता हूं, देखिए सिग्मा, क्या हो रहा है यार ये, सिग्मा इंटू यल इज इक्वल टू, ओके, सिग्मा इंटू यल इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर ये जो थीटा है ये बड़ा वाला थीटा होता है, ओके, ये वाला, यहाँ पर सिग्मा सिग्मा कॉस थीटा, ओके रहने तो कंपोनेंट लिखने की वजह से, कंपोनेंट लिखने की वजह हम ऐसे लिखेंगे इसके। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होगी h। ओके, इसको निकालना है, वो दोनों के लिए इक्वेशन सेम ही रहेंगे, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। ओके, प्रेशर इनटू, मैंने यहाँ पर क्या कहा था, ये कैपिलरी राइज है। ओके, वाटर का टर्म होता है, वाटर का जो टर्म है, जब हम वाटर लेते हैं तो वहां पर कैपिलरी राइज होती है ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, और यहाँ पर जो है कैपिलरी डिप्रेशन, कैपिलरी डिप्रेशन, कैपिलरी डिप्रेशन ड्यू टू, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। ओके, यहाँ पर भी लिख देता हूं ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, जो फोर्स यहाँ पर अगर इक्वल एंड अपोजिट ईच अदर है, तो यहाँ पर ये फोर्स जो होगा इक्वल एंड अपोजिट होगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया सिग्मा इंटू यल इज इक्वल टू पी इंटू ए। ओके, तो देखिए हमारे पास, अगर आपने प्रेशर, कभी प्रेशर के बारे में आपने देखा होगा, तो वहां पर प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पर हमें एक बात पता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है रो जी एच। ओके, एच के टर्म में, जो प्रेशर का जो प्रेशर के जो फॉर्मूला है एच के टर्म में अगर देखा जाए, तो हमारे पास P इज इक्वल टू रो जी एच है। ओके, रो जी एच, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और यल क्या है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, वहां पर मैंने सल्पिटेशन में बताया कि ये यल जो है, यल की वैल्यू कहाँ से आती है, यल क्या होता है, ये तो कॉन्केव शेप है ना, ये सर्कुलर शेप है, मैंने यहाँ पर क्या दिखाया था, ये सर्कुलर शेप है, तो सर्कुलर शेप का जो सर्कमफरेंस होता है, सर्कल ऑफ सर्कमफरेंस क्या होता है, 2πr, तो सिग्मा इंटू 2πr। ओके, अब प्रेशर देखिए, प्रेशर की वैल्यू क्या है, रो जी एच, और एरिया क्या है इसका, पाई स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ देखिए क्या कैंसिल हो सकता है, आर सॉरी, ये पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल। ओके, 2 सिग्मा इज इक्वल टू रो जी एच इंटू आर, ये हमारे पास आया। अब मैं इसको एक अच्छी तरह से लिखना, यहां पर लिखता हूं, तो देखिए अगर मैं ये तीनों टर्म रो जी आर को मैं यह इस तरफ भेज देता हूं, तो मुझे एच के टर्म में क्या इक्वेशन मिलेगी, 2 सिग्मा, सॉरी जो सिग्मा है, सिग्मा हमने क्या लिया था, कॉस थीटा, सॉरी मैंने यहाँ पर भूल गया कि सिग्मा कॉस थीटा है। ओके, सिग्मा यहाँ पर सिग्मा कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर भी लिख देता हूं 2 सिग्मा कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर जो मैंने लिया थीटा, अब देखो 2 सिग्मा कॉस थीटा, राइट, बचा क्या यहाँ पर, रो जी आर। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आए, जो हमें जो चाहिए था, कैपिलरी राइज कितना होता है, जब एक कैपिलरी ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं, छोटी सी ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं वाटर में, तो वहां पर एच की वैल्यू क्या आती है, कैपिलरी राइज कितनी होती है, या कैपिलरी डिफरेंस कितना होता है। तो हमने यहाँ पर ये जो हमारा फाइनल इक्वेशन है, ये क्या हमारा फाइनल इक्वेशन है। अब ये जो कॉस थीटा, अगर थीटा, मैं इसकी कंडीशन लिखता हूं, अगर समझो कि थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई, तो एच की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू 0, और 0 क्यों आती है, वो भी मैंने एडहेसिव फोर्स का जो कंसेप्ट है वहां पर मैंने बताया। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि दोज वीडियोज आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस लेक्चर।
ओके, तो cos थीटा, थीटा क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब थीटा की वैल्यू, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 लिख दूं, 0 डिग्री लिख दूं, तो यहाँ पर एच की वैल्यू क्या आएगी? एच की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर 0 लिख दूं तो cos थीटा, cos 0 क्या होता है? cos 0 ये 1 होता है। ओके, तो 2 सिग्मा अपॉन रो जी आर। ओके, ये वैल्यू है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिख दो तो 90 डिग्री। ओके, तो हॉरिजॉन्टल कंपाउंड लो, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल कंपाउंड लिया तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल 90 डिग्री लिखता हूं तो क्या होता है? एच की वैल्यू कितनी आएगी? cos 90 कितना होता है? 0। तो यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी आएगी? 0। यहाँ पर कैपिलरी राइज ही नहीं होगा। ओके, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिख दे तो। ओके, अब देखो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है, वो आता है कि अगर थीटा की वैल्यू, अगर टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस कर दूं, एच की वैल्यू क्या है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक, सॉरी, मैं से निकाल दो क्या? ये वाइप करता हूँ इसे, क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। मुझे एक बात बताओ, जब अगर टेम्परेचर, अगर वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस चला गया, इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस चला गया, मतलब रूम टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी? तो एच की वैल्यू यहां से आती है 30 अपॉन डी। अब जो डी होता है ना, और डी होता है वो मीटर में होता है, सॉरी मिलीमीटर में होता है, राइट? मिलीमीटर में डी जो होता है, भूल गया कुछ तो यार, मीटर की वैल्यू, मेरे पास नोट्स है इतने बड़े बड़े, इंजीनियरिंग के नोट्स है, मैंने गेट और एसी के लिए बनाए सभी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने ये जो डायग्राम दिखाई थी आपको, यहाँ पर है। ओके, एडहेसिव कोहेसिव फोर्स, यहाँ पर मैंने सभी ऐसे रख दिए ऐसे। तो देखिए जो वैल्यू है, ओके, एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे देखिए, इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस है तो एच की वैल्यू क्या आती है? 30 अपॉन डी। तो डी है वो मिलीमीटर के टर्म में, ओके, इसकी वैल्यू, एच की वैल्यू हम मिलीमीटर के टर्म में लेते हैं, तो डी की वैल्यू भी मिलीमीटर की टर्म में ही है। ओके, 30 अपॉन डी अगर कर दोगे एट 20 डिग्री सेल्सियस, डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब अगर यहाँ पर रख दोगे तो आपको एच की वैल्यू आती है, कैपिलरी राइज कितना हुआ है आपको मिल जाएगा, वो भी मिलीमीटर के टर्म में। सबसे शॉर्टकट मेथड है, जब आपको दिया जाता है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो उसकी वैल्यू जो कैपिलरी राइज होती है उसकी वैल्यू क्या है, ये पूछा जाता है एमसीक्यू, या हमारे एकेडमिक में पूछा जाता है, गेट में पूछा जाता है, ये में पूछा जाता है। ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्टकट मेथड मिलेगी इसको जानने के लिए। और डी जो है वो डायमीटर ऑफ कैपिलरी है। ओके, डाया ऑफ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से कैपिलरी ट्यूब की डाया आपको दी जाती है। अब इस डी की, हाँ, आप लोग सोचते होंगे कि सर हम कितना ले कैपिलरी, कितना, कितने लिमिट तक, कितने डायमीटर तक कैपिलरी ट्यूब मिलती है हमें? तो कैपिलरी ट्यूब की साइज होती है 6 मिलीमीटर से भी कम, 6 मिलीमीटर से भी कम। वो क्यों? 6 मिलीमीटर से ज्यादा अगर लोगे तो वहां पर क्या होगी, डायमीटर जितना बढ़ेगा उतना कैपिलरी राइज कम होता चला जाए, क्योंकि उसे स्पेस मिल रहा है, तो ज्यादा ऊपर राइज नहीं होगा। जितना वो छोटा होगा, जितना डायमीटर में छोटा होगा उतना वो कैपिलरी राइज करेगा, और जितना ज्यादा डायमीटर होगा वो उतना, मतलब धीरे धीरे ऊपर आएगा, ज्यादा ऊपर नहीं आएगा। ओके, तो कैपिलरी, तो डी की वैल्यू होती है, जो डी की वैल्यू होती है, डी की वैल्यू होती है इज लेस देन 6 मिलीमीटर। ओके, इज लेस देन 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर से भी कम रखा जाता है।
अगर डायमीटर बढ़ा तो कैपिलरी राइज कम होती चली जाएगी। ओके, मतलब कम कम ऐसे थोड़ी 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 बढ़ती जाएगी। इतना भी नहीं होगा कि अगर ज्यादा 8 मिलीमीटर का भी लोगे तो कैपिलरी राइज कम होती चलेगी। 6 मिलीमीटर के डायमीटर का जो अगर 6 मिलीमीटर के डायमीटर का अगर आप कैपिलरी ट्यूब लोगे और 8 मिलीमीटर के कैपिलरी ट्यूब लोगे तो उन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो जो 6 मिलीमीटर डायमीटर का जो कैपिलरी ट्यूब है वो ज्यादा राइज करेगा एज कंपेयर टू 8 मिलीमीटर। ओके, तो हमने अब देख लिया इसका सारा। ओके, अब देखो मर्क्यूरी के लिए भी यही कंसेप्ट। ओके, यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला रखा था एच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर, और डी के टर्म में अगर लिखना चाहते हो तो डी के टर्म में भी लिखिए, क्योंकि हमें डायमीटर ऑफ द ट्यूब दी जाती है। एच इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। ओके, डी के टर्म में लिखा जाए तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। तो 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी, डी इज इक्वल टू क्या है, 2r है, तो r इज इक्वल टू डी अपॉन 2 होगा। ओके, तो डी अपॉन टू ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, ये डी के टर्म में है, राइट। एच इज इक्वल टू डी के टर्म में आ गया। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ओके, एक कंसेप्ट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, मैंने उस पर भी वीडियो लिया है। ये आप लोग सोचते हो कि सर बार बार यही क्यों बताते कि आप जाके देखिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिया है, वो बार बार बताने में इंटरेस्ट नहीं है मुझे, राइट। क्योंकि वही बताओ, बार बार वही बताओ तो लंबा बहुत जो लेक्चर है वो बहुत लंबा खींचता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि वहां पर जाके देखिए, राइट। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, अब आगे आपने अगर पढ़ा होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम ऐसे डिनोट करते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो जिसकी डेंसिटी हमें निकालनी है, पर यूनिट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड हम अगर लिक्विड का लेंगे तो वाटर होता है, और एयर का अगर गैस का सोचेंगे तो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है एयर। ओके, यहाँ से देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो डेंसिटी है डेंसिटी एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर अगर मैं यस लिख दूं तो यहाँ पर ज्यादा इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, इसकी यूनिटलेस टर्म है। ओके, तो यस इज यूनिटलेस टर्म, तो यहाँ से इतना इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो यूनिटलेस टर्म होने की वजह से इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जो रोजी है, रोजी को हम एक और तरीके से लिखते हैं, वो है वेट डेंसिटी। मैंने जो बात बताई थी कि वेट डेंसिटी, तो वेट डेंसिटी हम डिनोट करते हैं रो से, गैमा से, तो रो जी। ओके, रो जी के बारे में, राइट। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पर यस लिख दिया है, ओके, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, यस। ओके, ये फ्लूइड है। ओके, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी। देखिए यहाँ पर भी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, यहाँ पर भी डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो मैं कंसिडर क्या कर रहा हूँ, वाटर लिया, मैंने क्या लिया है, वाटर। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर, मैंने भी क्या लिया यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, यहाँ पर देखो डेंसिटी ऑफ वाटर ये है, राइट, वेट डेंसिटी ऑफ डेप्थ। ओके, तो हमारे फाइनल हुआ एच के मामले में, एच के जो एच की वैल्यू थी हमारे पास फाइनल आ गई 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन यस रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू डी। ओके, अब हम देखते हैं इसके अब हम देखते हैं इसका एक पॉइंट है, उसका नाम है एनुलर कैपिलरिटी। ओके, तो देखिए एनुलर कैपिलरिटी क्या होता है, ये मैंने बीकर लिया, बीकर में पानी है, उसमें मैंने एक रॉड डाली, जो रॉड नहीं है, इसमें मैंने कैपिलरी ट्यूब डाली। ओके, तो ये तो हुआ सिंपल कैपिलरिटी। ओके, कैपिलरी एक्शन के बारे में। अगर एनुलर कैपिलरिटी क्या कहना है कि इस ट्यूब में, छोटी ट्यूब में आप एक रॉड डालिए, एक क्या करिए, रॉड डालिए, उसका रेडियस होगा आर,
उसके सेंटर से, ये सॉलिड है, उसके सेंटर से लेकर उसके आउटर सरफेस तक उसका रेडियस है आर, और इसके सेंटर से लेकर इसके कैपिलरी ट्यूब के सरफेस तक इसका रेडियस है R1। ओके, इसके सेंटर से इस कैपिलरी ट्यूब तक इसकी रेडियस है R1। तो पानी क्या हो रहा है, जैसे मैंने कैपिलरी ट्यूब डुबोई मतलब सिंक की तो राइज हो रहा है पानी यहां तक, तो वही कंसेप्ट सेम, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या देखिए, इसे एनुलर कैपिलरी क्यों कहा गया। हमारे पास इक्वेशन है 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। ओके, हमारे पास ये इक्वेशन है, यस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, यस सॉरी। अब आर, ये जो आर थी वो क्या थी, रेडियस ऑफ एनुलर ट्यूब थी, उसके सेंटर से यहां तक। ओके, रेडियस ऑफ एनुलर ट्यूब थी। अब यहां पर रेडियस क्या हुआ है, यहां सेंटर से एनुलर ट्यूब तक सॉरी इसकी कैपिलरी ट्यूब तक इसकी रेडियस जो है, रेडियस क्या होगी, यहां से रेडियस होगी R1 माइनस आर। ओके, रेडियस की वैल्यू क्या होगी, R1 माइनस आर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं R1 माइनस आर, R1 माइनस आर। ओके, तो हमारा इक्वेशन आया एनुलर कैपिलरी के लिए। ओके, ज्यादा ये पेचीदा नहीं है, सिर्फ सिंपल सा है, यहाँ पर सिर्फ रेडियस की वैल्यू डालनी है। ओके, तो हमने एक इक्वेशन देखा, कौन सा वाला, कि एच इज इक्वल टू 30D। ओके, 30/D वाला। अगर मैं ये डायमीटर ऑफ ट्यूब लिए उन्होंने, अगर मैं कहूं कि अगर आपको इक्वेशन में प्रॉब्लम में दिया है कि डायमीटर की बजाय आप थिकनेस ऑफ ट्यूब लीजिए, तो थिकनेस ऑफ ट्यूब लेने के बाद थिकनेस ऑफ ट्यूब लोगे तो वहां पर क्या होगा, तो आर की रेडियस, आर के टर्म में क्या होगा, ये डी इज इक्वल टू आर, तो 15/T, 15/R। तो ये मैंने रेडियस के टर्म में लिखा। अब अगर मैं रेडियस की बजाय थिकनेस ऑफ ट्यूब, वहां पर आपने आपको प्रॉब्लम में दिया है थिकनेस ऑफ ट्यूब दिया है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो मैं आर के बजाय थिकनेस ऑफ ट्यूब लिखूंगा। ओके, आर की बजाय क्या लिखूंगा, थिकनेस ऑफ ट्यूब। ओके, ये जो है टेम्परेचर इक्वल 20 डिग्री सेल्सियस के लिए। ओके, यही पूछा, अक्सर यही पूछा जाता है प्रॉब्लम में। ओके, टी इज इक्वल 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो हाइट क्या होगी, तो आर के बजाय मैं टी लिखूंगा तो क्या होगा 15/T। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस जो होता है वो कैपिलरी राइज। ओके, वो तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पढ़ सके, इसको जान सके कि सच में क्या होता है। और जो मैंने लेक्चर बताए थे वो भी देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप आने वाली वीडियो मेरे देख सके। ओके, तो रुकते यहीं पर, तो धन्यवाद आप सभी का।